हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आप सभी को बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पीजीटी और टीजीटी हिस्ट्री के लिए एक रामबाण नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉडल पेपर की सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, थ्योरी कॉन्सेप्ट वाइज की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, लेकिन हमने बच्चों के समस्याओं को देखा और समझा। जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं या मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं तो वो किसी भी एक टॉपिक से एक पेपर में 5 से अधिक प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। इससे उनका उतनी बेहतर ढंग से वो टॉपिक कवर नहीं हो पाता है। थ्योरी में तो वो टॉपिक को कवर कर लेते हैं, लेकिन जो उनके एमसीक्यूज़ हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, वो इतनी बेहतर ढंग से उनके कवर नहीं होते हैं। इसीलिए आज से हम अपने चैनल पर टॉपिक वाइज एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें उस टॉपिक के सारे एमसीक्यू होंगे जितने कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग पेपरों में, अलग अलग सन में, साथ ही साथ अलग अलग एग्ज़ामों में, चाहे फिर वो पीजीटी में हो, टीजीटी में हो, जीआईसी में हो, नेट जीआरएफ में हो। तो इन सब का ध्यान रखते हुए मैं अपना एक प्रयास करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगे तो आप उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने पास से जितना मेरे पास जो सुविधाएं हैं, जो साधन हैं, उनसे मैं पुस्तकें खरीदता हूँ और फिर आपके लिए वो सारे जितने भी कंटेंट हैं वो लेकर आता हूँ। तो इसी क्रम में आज से हम इस नई सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं जिसमें आप एक ही टॉपिक में सारे जितने प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे फिर वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, वो सब के सब क्लियर कर लेंगे, साथ ही साथ उनके तथ्यों को, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए, बट ये आपको समझ लेना है कि मैं लगातार बोलता रहता हूँ, तो अगर कोई शब्द बाई मिस्टेक गलत निकल जाता है या गलत पढ़ देता हूँ तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, वो आपको स्क्रीन पर देखना है, आपको खुद से उसे पढ़ लेना है। या किसी शब्द को पढ़ने में मैं अटक जाता हूँ तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। अब मैं देखता हूँ और शुरू करता हूँ आज के सबसे पहले टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है पाषाण काल। तो आज हम पाषाण काल के बारे में जितने भी प्रश्न हैं आज ही के आज इसी टॉपिक में क्लियर कर लेंगे विद एक्सप्लेनेशन। चलिए, तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय, अगर हम बात करें भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो गड्ढे खोदने के अगर साक्ष्य की बात करते हैं तो ये आपको सीधे सीधे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बुर्जहोम और रंगपुर। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ क्यों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ स्थित हैं। के उत्खनन में नवपाषाणिक संस्कृति के किसके, तो नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और इन दोनों स्थल से गड्ढे खोदने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चीज़ें थोड़ी तेज़ी में हमें बतानी होंगी क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं और बोलते बोलते गला दर्द करने लगता है। स्पीड बढ़ाई है मैंने आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं। 10,000 तक तो आप देख रहे होंगे कि एक दिन में मैं 5 से 10 के आसपास सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोगों से केवल चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा है तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रोशियन। ग्रोशियन जो है वो प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। बाकी सब जो भी हैं, चाहे फिर वो आपका हो मोस्टेरियन या फिर ओल्डोवान या फिर आशुलियन, ये तीनों के तीनों प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा और उद्योग परंपरा से पारंपरिक रूप से जुड़े हैं। अब फिर मैंने तो ये एक्सप्लेनेशन अपने पास से बताया है, अब आगे हम देख लेते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन बुक में दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो आपके सामने दे रखा है कि मोस्टेरियन, आशुलियन और ओडोवान प्राचीन संस्कृतियां, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से आपस में परिभाषित हैं या जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम ग्रोशियन की बात करें तो यह प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ी है। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। चीज़ें थोड़ी स्पीड में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, समय बचेगा।
अब अगर हम बात करें कि ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रह कहाँ से मिले हैं, तो अगर हम वृत्ताकार गर्त ग्रह की बात करेंगे तो ये आपको मिले हैं इनाम गांव से, जो कि महाराष्ट्र में है। तो चलिए इससे जुड़े जो तथ्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके सामने दे रखा है कि प्राचीन ताम्र पाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव से हमें क्या मिला है, तो चूल्हे और वृत्ताकार गर्त ग्रहों की खोज की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है या सूचीबद्ध किया गया है। तो अगर सर्वप्रथम की बात करें किसी भी नौपाषाणिक स्थल की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग सुगूर। अब ये कहाँ पर है, क्यों किया गया है, चलिए इससे जुड़े जो फैक्ट हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि इसका फैक्ट आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, तो मैं उसको यहाँ पर ले आता हूँ, आप 2 सेकंड के लिए वेट कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक स्थल की प्रथम सूची कहाँ से मिली है, तो लिंग सुगूर से मिली है। किसके द्वारा खोजी गई थी, तो मेडोव टेलर के द्वारा। कब, तो 1842 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो मेडोव टेलर के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये हमारे जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, मैं विघ्न बोल रहा हूँ, बिंद घाटी के क्षेत्र से। और अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के अंडर आता है। मिर्ज़ापुर आपने पिक्चर भी देखी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि उसमें आप बेहतर समझ पाएंगे, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। चलिए हम आते हैं, देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित वेलन घाटी नदी के क्या नाम है, लोहदा से, लोहदा नामक जो पूरा स्थल है वहाँ से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो कि उच्च पूर्व पाषाण काल की है। ये बात आपको पता हो गई होगी, अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अगर हम बात करें बुचड़खाना का जो क्षेत्र है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जब भी आपको बुचड़खाने की बात सुनने को या देखने को मिले तो उसका सही आंसर होगा मदहा। अब मदहा से संबंधित कई प्रश्न आते हैं और मैंने कई बार जब इस टॉपिक को पढ़ाया है तो फुली एक्सप्लेन किया है। चलिए फिर से हम मदहा से संबंधित जो फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। तो हम और आगे बढ़ते हैं और फैक्ट को देखते हैं। अगर हम बात करें कि मध्य पाषाण कालीन स्थल मदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण यहाँ से मिले हैं। जी.आर. शर्मा ने मदहा में 3 क्षेत्रों के बारे में बताया। पहला क्षेत्र है झील क्षेत्र, दूसरा है बुचड़खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। अगर हम बुचड़खाना संकुल क्षेत्र की बात करें तो यहीं से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण मिले हैं और आभूषण बड़ी पैमाने पर पाए गए। मुझे थोड़ी जल्दी वीडियो को बनाना होगा, जल्दी पढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे आपको मात्र 30 दिन में इतना बेहतर तैयार कर देना है कि आप 105 या 110 स्कोर कर पाओ। तो हम और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। आपके सामने दे रखा है तोबा ज्वालामुखी। तो तोबा ज्वालामुखी जो है उसकी राख सर्वप्रथम कहाँ मिली। तो अगर हम तोबा ज्वालामुखी की बात करें तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये उत्तरी जो है सुमात्रा था, वहाँ पे इसका विस्फोट हुआ था। सुमात्रा का नाम आपने सुन रखा होगा। जो ये तोबा ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी विस्फोट है, तो ये बेसिकली सुमात्रा में हुआ था। अब लेकिन इसका जो राख के साक्ष्य हैं इन 4 ऑप्शनों में से कहाँ पर मिले, तो कहाँ मिले हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोन घाटी में। खैर आपको बुक में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा तो उसको भी हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है। तो तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट देखिए यहाँ पे आ गया, उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में, और बात देखिए डिटेल में दे रखी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, कि इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित कर लिया था, ढक लिया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं ताकि क्वेश्चंस बेहतर ढंग से चलते रहें। अगर हम बात करें कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बच्चों ने इसको कई बार परीक्षा में गलत किया है। 2017 में ये सवाल पूछा गया है। अगर मैं चाहूँ तो आपको वो भी दिखा सकता हूँ, एक बार आपको कि ना लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये सवाल 2017 में पूछा गया। अगर हम गंगा घाटी की नरहन संस्कृति की बात करते हैं तो ये संस्कृति जो है वो ताम्र पाषाणिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बताना है कि ताम्र पाषाण काल बेसिकली किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है। चलिए इसके जो फैक्ट हैं उनको भी हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहर में ताम्र पाषाणकालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहर गोरखपुर जिला के प्राचीन स्थल की खुदाई में 5 स्तरीय संस्कृतियों का पता चला है। कितनी स्तरीय? तो 5 स्तरीय संस्कृतियों का पता चला है। और बेसिकली मैंने चीज़ों को आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है ग्रीन कलर से, तो आपको सही से समझ में आ जाए। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे के छिद्र, जले हुए तिनके के निशान, 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सीगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। तो ये बातें इसके लिए एक्सप्लेनेशन में दे रखी हैं, तो ये सब भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें कि अधोलिखित संस्कृतियों में कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, तो अगर हम बात करते हैं कि पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है तो जो सोधी संस्कृति है उसको पाषाण युग में नहीं रखा गया है। अब इसके पीछे क्या फैक्ट है तो उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने फैक्ट दे रखा है उसकी हम बात कर लेते हैं। क्या फैक्ट दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो फैक्ट दे रखा है कि राजस्थान के बीकानेर जिले के सोधी नामक स्थल पर सोधी संस्कृति का आविर्भाव या उदय हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मध्यभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। और अगर हम बात करें तो ऑलचिन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष ने इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक अवस्था माना है। इसलिए सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और जो विंध्य के क्षेत्र में संस्कृति पाई गई उसी को पाषाण युगीन माना गया है, सोधी को नहीं माना गया है। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास दे रखा है। अगर हम बात करते हैं कि महापाषाण संस्कृति संबंधित है तो किससे? अगर हम महापाषाण संस्कृति की बात करेंगे तो यह लौह से संबंधित है। और लोहे की खोज आपको पता है कि वैदिक काल के किस पीरियड में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ना कि ऋग वैदिक काल में। और वो समय अगर काल श्रम के समय की बात करें तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। चलिए खैर इसका भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रखा है। बात कर लेते हैं। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साज कहाँ से मिला है? ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से मिला है? तो अंतरजी खेड़ा से देखने को मिलता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दे रखा अधोलिखित में से कौन सा मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूत तात्विक जमाव है? तो अगर हम बात करें कि सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव कहाँ पर है या कौन है, तो इसके सही आंसर की बात होगी सिंहवाल। क्या हो जाएगा? सिंहवाल। ये आपको पता होना चाहिए, इससे जुड़ा जो फैक्ट है। चलिए उसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। पहला हो जाएगा सिंहवाल जमाव, फिर हो जाएगा खुंतेली जमाव, फिर हो जाएगा पट्टपरा जमाव, फिर हो जाएगा बाघोर जमाव और फिर हो जाएगा खेतौनी जमाव। तो ये सारे जमाव हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए हम और क्वेश्चंस जो हमारे हैं उनको भी देख लेते हैं। चीज़ें मैं आपको कराता हुआ चलूँगा, अब आपको इनको दिमाग में बैठा लेना है और बेहतर स्कोर करना है। और अगर मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा चाहता हूँ। मेरा प्रयास केवल यही है कि आपको सिलेक्शन दिला पाऊँ। गलतियों के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम बात करते हैं कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो अगर हम लघु पाषाण उपकरणों की बात करें तो वो किस संस्कृति के हैं? तो वो हैं आपके मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो आपके सामने फैक्ट दे रखा है कि अगर हम लघु पाषाण उपकरण की बात करते हैं तो लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत के मध्य पाषाण काल के विशेष में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई।
जबकि C.L. कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे थे, वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर थे। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरीन, वेधक, चंद्रिका आदि प्रमुख हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता थी, इसीलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फलक संस्कृति पूछ ली जाती है, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बात करें माइक्रोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो मध्य पाषाण युग को कहा जाता है। मैंने इसको कलर से ग्रीन भी कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इसके आंसर को। मैं और आगे बढ़ता हूं और अब बात कर लेता हूं कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफूट ने हस्त कुठार मिला था। तो इनको हस्त कुठार कहां से मिला था? बच्चे को पता है कि पल्लवरम से मिला था। तो इसके लिए तो आपको जो है डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसके डिटेल को देख लेते हैं। बात करते हैं कि डिटेल में क्या बताया गया है। तो डिटेल में दे रखा है कि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में हुई थी। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट बुशफूट ने की थी। इन्होंने चेन्नई के समीप पलवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्त कुठार मतलब हैंड एक्स को खोज निकाला था। और क्या बताया गया है, तो उनको भी देख लेते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। और अगर संगनकल्लू की बात करें तो संगनकल्लू से दक्षिण भारत के नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। और एक और फैक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने सोहन घाटी में पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए हम और हमारे जो टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारे सामने एक सवाल दे रखा है कि भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट बुशफूट को मिला था। तो कब मिला था, किस सन में? ऑप्शन दे रखा है। सही आंसर है इसका 1863 ईस्वी में। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन मौजूद हैं। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? तो बाई फेसियल का है। किसका है? तो बाई फेसियल विधि का है। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे जुड़ा अगर तथ्य तो उसको भी देख लेते हैं क्या बताया गया। अगर हम हस्त कुठार की बात करें तो हस्त कुठार उपकरण द्विधारी शिल्प उपकरण है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफूट ने मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें कि रॉबर्ट बुशफूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था, तो इसका बच्चों को पता, अभी हमने बताया है कि पल्लवरम से प्राप्त किया था। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, तो मैं इसके फैक्ट को नहीं पढ़ूंगा। अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक हस्त कुठार या हैंड एक्स कहाँ से मिले हैं, तो सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं कि हैंड एक्स जो हैं वो जो है मिले हैं और किस काल से हैं, तो निम्न पुरा पाषाण काल से हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। इसके फैक्ट को देख लेते हैं और एक बार समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत के कोर्तल्यार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदमदुरे नामक स्थान से निम्न पूरा पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं जिनका निर्माण क्वार्टाइज पत्थर से किया गया था। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरणों की प्राप्ति हुई है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब हम जो सवाल इधर के हैं उनको भी देख लेते हैं। धड़ाधड़ चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद भी अगर कमी रह जाती है तो मैं भी इंसान हूँ, आपका भाई हूँ। आप अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर कोई भी कमी रह जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। साथ ही साथ कुछ और फैक्ट भी बताए गए हैं तो उनको भी देख लेते हैं। उपकरण प्राप्त हुए इसी घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल क्या है, तो वो है अतिरमपक्कम। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स क्या क्या मिला है, यहाँ से बड़ी मात्रा में तो हैंड एक्स मिला है, क्लीवर मिला है, फलक उपकरण मिले प्राप्त हुए जो पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। हैंड एक्स जो हैं पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए। ये हैंड एक्स एसुलियन प्रकार के होते थे। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम प्राचीनतम मानव जाति की बात करें कि जो प्राचीनतम मानव जाति है
वो क्या है, तो कौन थे ये आपके सामने आंसर दे रखा है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो हैं उनको प्राचीनतम मानव प्रजाति माना गया है। चलिए इससे जुड़े जो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो वानर मानव है जो सीधा चला था या चलता था मध्य एशिया में पाया गया। इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिनजेंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं हम। तो क्या बताया गया है कि एशिया में जावा में से एक ऐसे होमिनिड आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसीलिए इसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस या होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब हम और आगे देख लेते हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ये नियंडर थल मानव के नाम से जाना जाता है, पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अगर हम आधुनिक मानव की बात करें तो होमोसेपियंस जो हैं उनका संबंध किससे था, तो उनका संबंध जो था वो अगर हम बात करें तो किससे था, ब्लेड से था। किस प्रकार था ये आपको जानना है तो इससे जुड़े तथ्य को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है तो ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए और तेज़ी में थोड़ी स्पीड को बढ़ाते हैं। गला सूख रहा है लेकिन मेरा प्रयास है कि अंत तक मैं आपको पढ़ाऊँ। तो बात करता हूँ भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए। अगर हम बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए स्थान की बात करें तो चिरांद है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार के जो है कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो। चलिए फिर भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के। 1962 से 1963 ईस्वी में प्रोफेसर वीके सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। साथ ही साथ अगर हम चिरांद की बात करते हैं तो चिरांद के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बाद बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल मस्की, ब्रह्मगिरी, संगलकल्लू, हलूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकली हॉल, तेकलकोट आदि हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल नागार्जुन कोड, उतनूर, फलवाय एवं संगनपल्ली थे। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप 2 मिनट वेट करिए, हम पानी पी लें। तो अब हम बात करते हैं नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो अगर हम पशु बाड़े के प्रमाण की बात करें तो आपको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महगढ़ा। क्या हो जाएगा, महगढ़ा। चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या फैक्ट बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं महगढ़ा की तो महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1975 से 1976 में हुई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार तथा अंडाकार झोपड़ियों के साथ प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ब्लेड और व्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचालक हैं। तो अगर ब्लेड और व्यूरिन की बात करेंगे तो ये उच्च पुरापाषाण काल के हैं। तो ये पता आपको होना चाहिए। चलिए जल्दी से इससे जुड़े जो फैक्ट हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लेड व्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में जेस्पर, चर्ट, फ्लिक्ट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेदनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और आगे हम बात कर लेते हैं नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के डोस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमनसीयर से प्राप्त हुए थे। इस युग के मुख्य औजार स्क्रैपर, ब्लेड,
कुल्हाड़ी आदि थे। तो ये बातें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम और आपके जो फैक्ट हैं उनको भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने दे रखा है, अगर हम बात करते हैं चोपनी मांडो, तो क्या बताया गया है? चोपनी मांडो इलाहाबाद और प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इस पूरा स्थल की खुदाई 1967 से 1981 या 82 के बीच कराई गई। बहुसंख्यक पाषाण उपकरण पेबुल आदि मिले हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। चोपनी मांडो पूरा स्थल लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और चोपनी मांडो कोरवा तहसील में दर्शाया गया है, जो गलत है। चोपनी मांडो कौन सी तहसील में है? तो मेजा तहसील में है, वो भी प्रयागराज या इलाहाबाद की बेलन के किनारे में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं बागोर प्रथम। अगर हम बागोर की बात करें तो आपके सामने दे रखा है कि बागोर जो है, आपको बताना है कि बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है। तो अगर हम बागोर की बात करते हैं तो बागोर प्रथम काल का संबंध आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर है बी। किससे है? मध्य पाषाण से। ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। चलिए इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। अगर हम बागोर की बात करें तो भीलवाड़ा राजस्थान मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से पशु पालन के साक्ष्य मिले हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक किसको माना गया है? तो ये है रॉबर्ट ब्रूसफुट। और इससे दिया हुआ जो भी आपके पास फैक्ट है उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अधिक मात्रा में बेहतर ढंग से आपको बता चुका हूं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि किन्हें भारत के प्रागैतिहास के अध्ययन को आरंभ कराने का श्रेय जाता है, तो ये भी किसको जाता है? ये भी आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट जी को जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब हम अगर बात करें कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं उनको भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बात करते हैं। आपके सामने है कि किसे भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक या पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया आर बी फुट, जिनको रॉबर्ट बी फुट भी कहा जाता है, जो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। चलिए तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हुए चलेंगे, किसी भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास नहीं रहेगा। जो प्रश्न अगर आपके छूट रहे होंगे तो वो भी हम आपको कराते हुए चलेंगे। तो बात कर लेते हैं। आपके सामने जो भी विशेषताएं दे रखी हैं पहले हम उनको समझेंगे और फिर अगर हम बात करें कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ था, तो पशुपालन के आरंभ की बात करें तो इसके लिए जो है ये हुआ था मध्य पूर्व पाषाण काल में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपका जो सही आंसर है वो होना चाहिए। चलिए इस आंसर को हम सही कर लेते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, क्योंकि अगर हम मध्य पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल के तीनों हिस्से की चाहे बात कर लो, चाहे आप पूर्व पाषाण काल की बात कर लो, आप जो है पूर्व पाषाण काल के 3 हिस्से हैं, कौन से? निम्न पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूर्व पाषाण काल और उसके बाद उच्च पूर्व पाषाण काल। इनमें जो हमारे मनुष्य थे या जो हमारे आदिमानव थे वो जो है वो केवल और केवल खाद्य संग्राहक थे और शिकार करते थे। उन्होंने ना तो कृषि करना चालू किया था और ना ही पशुओं को पालतू बनाकर पशुपालन करना प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया था मध्य पूर्व पाषाण काल। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से? तो आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं: कृषि और पशुपालन का प्रारंभ, पालिशदार पाषाण उपकरणों और विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण। तो ये बात आपको दिमाग में बैठानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो अगर हम प्राक हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो कुल्ली संस्कृति को पाक हड़प्पा संस्कृति या प्राक हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है।
चलिए इसके तथ्यों को पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृतियों से, इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो ये फैक्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं तिथि क्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो आपके पास दे रखा है पूरा पाषाण युग, फिर उसके बाद दे रखा है मध्य पाषाण युग, फिर नव पाषाण युग, फिर ताम्र पाषाण युग। तो आपको सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि अगर हम बात करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है कि जो सबसे पहले है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आएगा आपका पूरा पाषाण युग पहले नंबर पे, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा मध्य पाषाण युग, तो ये बात क्लियर हो गई। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा नव पाषाण युग, तो ये बात क्लियर हो गई। और चौथे नंबर पे आपका आएगा ताम्र युग। तो इसका ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। देखकर बताता हूँ कौन सा ऑप्शन है, डी, बिल्कुल सही। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा में फंसाने वाले। अगर हम पाषाणकालीन संस्कृति की बात करें तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्र युग, फिर उसके बाद कांस्य युग, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक में लौह युगीन। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल मैंने बताई हैं और डिटेल में पढ़ाई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कालक्रम में लगाएं। फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। आपके पास दे रखा है लौह युग है, कांस्य युग है, पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा भाई पूर्व पाषाण युग, तो तीसरा सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा नव पाषाण युग, तो चौथा सही हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा कांस्य युग, तो वो आपका जैसे कि बात है आपको सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और चौथा नंबर पे आपकी वैदिक सभ्यता आएगी जो उत्तर वैदिक काल है, जिसे लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम और जो हमारे फैक्ट हैं उनको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण काल संस्कृति 3 भागों में विभाजित की गई है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, मैंने पहले ही बताया। अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उच्च पुरा पाषाण काल। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो जो है आएगा आपका मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। तो अगर हम बात कर लेते हैं जिनमें पहला पुरा पाषाण काल तथा दूसरा और तीसरा क्रमशः मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल है। अगर हम नव पाषाण युग के उपरांत कांस्य युग की बात करते हैं तो इसे हड़प्पा सभ्यता के तौर पर या कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पर जाना गया, जबकि वैदिक युग को हम लोग जो है अगर हम बात करें उसे लौह युगीन सभ्यता के तौर पर जानते हैं। और वैदिक युग का कौन सा हिस्सा, ऋग वैदिक काल वाला नहीं, उत्तर वैदिक काल वाला, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का। तो हमें लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो अगर हम बात करें कि परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है, तो सरल शब्दों में आप सभी को पता होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हमें नहीं लगता है कि ये प्रश्न आपसे गलत होना चाहिए। तो अगर हम परिष्कृत औजारों के युग की बात करें तो ये हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण युग। क्या हो जाएगा, उच्च पुरा पाषाण युग। अगर हम परिष्कृत औजारों की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की, तो परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विशेषताएं थी, नए चमकदार उद्योग की स्थापना, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड था। चलिए और आगे हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार कौन सा था, तो अगर हम प्रमुख औजार की बात करते हैं तो ये था हस्त कुठार। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार या हैंड एक्स थी, जो उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे या अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए थे। साधारणतः पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं हैंड एक्स या क्लेवर उपकरण आदि के बारे में। पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं। तो अगर हम हैंड एक्स और क्लेवर की बात करेंगे तो ये मुख्यतः जो है आंसर दे रखा है किसके हैं, निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है हैंड एक्स और क्लेवर आदि उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है? उच्च पुरापाषाण संस्कृति से, मध्य पुरापाषाण संस्कृति से, निम्न पुरापाषाण। तो सही आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण संस्कृति से है। किसका है? तो हैंड एक्स क्लीवर का। चलिए अब हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि गला बहुत बुरी तरह से सूख रहा है। लगातार सुबह से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन अराउंड 30 के आसपास अभी रह गए हैं, तो मैं इसके सेकंड वीडियो में वो कवर कर दूंगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को जो है भी लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और अगर ये सब कुछ नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे किसी तरह का बुरा नहीं लगेगा। बस आप अपनी बेहतर तैयारी करके एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, इतना बहुत है।